नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और आज हमारा टॉपिक रहेगा हिस्ट्री में मोहम्मद गोरी, ये मुस्लिम आक्रमणकारी, और आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मोहम्मद गोरी का जो जन्म है वो 1149 ईस्वी में हुआ था और इसकी मृत्यु 1206 में हुई थी। ये इसका जीवन काल रहा था। और 1149 में अगर इसके जन्म की बात करें तो इसका जन्म घोर या फिर गोर इस जगह पे हुआ था। यानी कि ये इनका जो पूर्वज थे वो जागीरदार थे। किनके थे? गजनवीद साम्राज्य में। गजनवीद साम्राज्य जो कि महमूद गजनवी का स्थापित किया हुआ था। तो उसकी जो पीढ़ी चली आ रही थी उसमें ये लोग जागीरदार थे और बहुत ही अच्छे लड़ाके थे। ये वैसे ये बाय ओरिजिन ये तुर्क थे। ये भी तो तुर्क थे और घोर से आए थे। तो जब ये धीरे धीरे आते हैं पावर में तो इनको उस समय पे कहा गया मोहम्मद ऑफ घोर। क्या बोला गया? मोहम्मद ऑफ, इंग्लिश में घोर या फिर गोर। नाम था मोहम्मद गोरी का, वो था शिहाबुद्दीन, शिहाबुद्दीन गौरी या घोरी। ठीक है, शिहाबुद्दीन गोरी। तो तीन नाम से ये मशहूर रहा, मोहम्मद गोरी, शिहाबुद्दीन गोरी, मुइजुद्दीन गोरी। आपको तीनों नाम याद रखने हैं। जन्म कहाँ हुआ? 1149 में हुआ। किस जगह पर हुआ? घोर या फिर गोर नामक जगह पर हुआ। डबल कर देते हैं इसको। और इसकी मृत्यु 1206 में थी। अब इस बीच इसके क्या क्या एक्सपेडिशन थे, भारत ये कब आया, क्यों आया, क्या परिस्थितियां बनी, वो पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ तक आपकी शुरुआत समझ में आ गई होगी। तो 1149 के बाद इसने और इसके एक भाई था, उसका नाम था गियासुद्दीन। क्या नाम था? गियासुद्दीन गौरी, ये इसका ब्रदर। इसने क्या किया? 1173 आते आते अफगानिस्तान के, ठीक है, कहाँ के? अफगानिस्तान के ज़्यादातर हिस्सों को जीता और वहाँ से किन्हें भगा दिया, किन्हें मार दिया, किन्हें हटा दिया सत्ता से। कौन अभी तक शासन करते? गजनवीद, महमूद गजनवी के जो वंशज वहाँ पर राज कर रहे थे। तो 1173 आते आते इन्होंने कंधार, काबुल, गौर सारे उस हिस्से पे अपना दबदबा बना लिया और इसने अपने भाई को वहाँ का शासक बना दिया। गद्दी पर बैठ गया इसका भाई। कौन? गियासुद्दीन गोरी। गियासुद्दीन गोरी कब? 1173 में। अब यहां से इनका क्या खतरा था? अफगानिस्तान वाले इलाके में एक फारसी साम्राज्य लगातार शक्तिशाली बनता हुआ इनकी तरफ अप्रोच हो रहा था। उसने उत्तरी अफ्रीका के भी बहुत सारे देशों को काबू कर लिया था। तो वो साम्राज्य कौन सा था? सबसे पहला कारण तो ये है इसका भारत की तरफ आने का, एक फारसी साम्राज्य। तो ये जो फारसी साम्राज्य था ख्वारिज़मियन, ये बहुत ज्यादा मजबूत होता हुआ आ रहा था और इनको खतरा महसूस हुआ। गियासुद्दीन गोरी और मोहम्मद गोरी दोनों भाइयों को एक खतरा महसूस हुआ कि हमें किसी भी तरीके से इस साम्राज्य के खतरे से निपटने के लिए अपनी सेना को स्ट्रॉन्ग करना होगा और खुद काफी समृद्धि हासिल करनी होगी, काफी धन हासिल करना होगा। तो धन हासिल करने के लिए एक पहली कारण तो ये था, इनका डर था। दूसरा, और धन हासिल करने का एक अच्छा फॉर्मूला कौन देके चला गया था? आपको याद है हमने किसके बारे में पढ़ा था इससे पहले? महमूद गजनवी, जिसने कि 1000 एडी से अपने अटैक शुरू किए और 1030 उसकी मृत्यु तक उसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया और लूटा, जैसे सोमनाथ मंदिर को लूटा अपने 16वें अटैक में। तो उसके इतिहास को इन लोगों ने अपने माइंड में रखा और ये देखा कि क्यों ना हम भारत जाकर वहां से सोना चांदी दौलत लूट लेते हैं। तो ये कारण भी था कि फारसी साम्राज्य का डर और दूसरा अपनी ताकत को और धन को बढ़ाने की इच्छा।
ये चीज मोहम्मद गोरी के मन में थी। अपनी ताकत को और धन को बढ़ाने की इच्छा थी। फारसी साम्राज्य ख्वारज़मियन जो इनकी तरफ बढ़ा आ रहा था, उस खतरे से निपटना था। स्ट्रांग होना बहुत बहुत जरूरी था। और तीसरा, ये विस्तारवादी इसका जो दिमाग था वो क्या था, एक तरह से किस तरह का कमांडर था ये, विस्तारवादी सोच वाला बहुत ज्यादा। ये अपना एक एम्पायर भारत में बनाना चाहता था, अपना साम्राज्य। अब देखो, इससे पहले महमूद गजनवी आया, उससे पहले मोहम्मद बिन कासिम आया, और फिर मोहम्मद गोरी आया। तो अगर हम तीनों की बात करें, किस किस की, मोहम्मद बिन कासिम 712 में 1000 एडी में आया, महमूद गजनवी, और अब मोहम्मद गोरी की जब बारी आई है, तो वो दो कॉमन किस चीज में थे कि वो सिर्फ यहाँ पे प्लंडर करने आए थे। उनको किसी भी स्टेट को या किसी भी एक पर्टिकुलर किसी राजा के हिस्से को वो नहीं चाहते थे कि हम कैप्चर करके हम ही राज करेंगे। लेकिन ये इसकी सोच थी कि जो एक तरह से अपना जो गौरी साम्राज्य इन्होंने स्थापित किया था ना, कि इसको वो बनाए, मेंटेन करें और भारत में इसका एक्सपेंशन करते चले जाएं, विस्तार करें। तो इनकी राज करने की इच्छा थी यहां पर कि यहां रह के राज करेंगे। तो फारसी साम्राज्य ख्वारज़मियन का डर था, अपनी ताकत को, धन को बढ़ाने की इच्छा थी, तीसरा विस्तारवादी नीति थी, और चौथा इसकी सोच क्या थी कि इस्लाम का भी प्रसार करूं। क्या? इस्लाम। एक बार रिपीट कर दूं, जन्म हुआ 1149। कहां हुआ? घोर या फिर गौर में। जन्म से वैसे क्या था? तुर्क था, और पहले जागीरदार थे। ये किनके यहां थे? महमूद गजनवी के जो वंशज चले आ रहे थे उनके यहां जागीरदारी की। लेकिन धीरे धीरे पहले गौर के शासक बने, और उसके बाद धीरे धीरे अपना एक्सपेंशन बढ़ाना शुरू कर दिया, बढ़ने शुरू हो गए पूरे अफगानिस्तान में। धीरे धीरे कंधार, काबुल, सारी जगहों पे इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया, और 1173 आते आते इन्होंने गौरी साम्राज्य की स्थापना ही कर दी एक तरह से। और गियासुद्दीन गौरी वहां रूलर बना, इसका भाई। इसने अपने भाई को तो वहां गद्दी पे बिठाया, और खुद, क्योंकि इनकी तरफ उस टाइम पे बढ़ा आ रहा था एक फारसी शक्तिशाली साम्राज्य था ख्वारज़मियन साम्राज्य, इनकी तरफ बढ़ता आ रहा था, उसको इनको किसी तरह टैकल करना था। और अपनी ताकत को, धन को बढ़ाने की इच्छा थी, विस्तारवादी था सोच से, और इस्लाम का प्रचार प्रसार करना था। और इतिहास इन्होंने सुनी रखा था कि कितना धन भारत में है तो उसको लूट के लाएं। और पूछा जाता है कि दूसरा जन्म का नाम क्या था? जन्म का नाम याद रखना, शिहाबुद्दीन गौरी था। और एक और इसका नाम मुइजुद्दीन गौरी के नाम से भी इसका कई जगह जिक्र मिलेगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, तीन नाम, मोहम्मद गौरी, शिहाबुद्दीन गौरी, मुइजुद्दीन गौरी, ये इसके एक ही, इसी के नाम है। अपने भाई को 1173 में बिठा देता है, कहां पर? गद्दी पे वहां की, और वहां से फिर कूच कर देता है भारत की तरफ। अब सबसे पहले आता है, इसका ईयर हम लिख देते हैं 1175 ईस्वी में। 1175 ईस्वी में आता है मुल्तान। कहां पहला अटैक करता है? मुल्तान। मुल्तान आज की डेट में कहां है? पाकिस्तान में। तो लिख देता हूं, वर्तमान समय में पाकिस्तान। उस समय कौन राज कर रहा था? करमाथियन शासक थे वहां पे, करमाथियन शासक। अच्छा, इस वर्ड को कैसे याद रखोगे? करमाथियन। वैसे अचानक से याद ना आए तो आपको एक करामात शब्द याद रखना है। करामात शायद उर्दू का ही शब्द है, करामात। तो करामात से याद रखना, करामातियन या करामात, ऐसे जो करामात दिखा देते थे। तो इसने अपनी करामात कहाँ के दिखाई? सबसे पहले मुल्तान में। किन से भिड़ना पड़ा? करामातियन शासकों से। ठीक है, ये छोटे शासक थे, तो इसने पहले इन्हीं पे हाथ डाला आके। कई जगह कई टीचर और कई बुक्स आपको ये बताती कि यहाँ आके मुल्तान का शासक, वो लोग बता देते हैं कि ये मूलराज सेकंड था, लेकिन ये सर्वथा गलत है। भाई मैं बता देता हूँ, जितने भी लोग कहीं से और से भी पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, अगर कोई आपको मूलराज सेकंड को मुल्तान का शासक बता रहा है तो वो एकदम गलत है। आपका पॉइंट एकदम से गलत हो जाएगा, क्योंकि वहां पे ये जो एरिया पड़ता ना, जो सिंध के आसपास का, मुल्तान के, पेशावर के आसपास का, यहाँ पे एक और जगह है ऊच, जिसे कहते हैं ऊच, ठीक है, ये जगह है। तो यहाँ पे उस टाइम पे करमैथियन शासक ही रूल करते थे। ये छोटे मोटे कमांडर ही थे, किनके? गजनवीद की तरफ से ही थे, गजनवी एम्पायर थे, फारस वालों की तरफ से, तो उस तरफ से ही आए हुए कमांडर छोटे। क्योंकि ये एक ऐसा एरिया था जो हम कह सकते हैं ना कि अफगानिस्तान की तरफ से आप एंट्री करते हो, ठीक है, पाकिस्तान में आपने एंटर की, खैबर दर्रे से आप आए, ठीक, खैबर दर्रे के जो आसपास का इलाका था ना, इसको कभी भी
किसी भी भारतीय राजपूत राजा ने अपना वहां पे पॉइंट नहीं बनाया, सिक्योरिटी पॉइंट, कि वहां पे एक चेक पॉइंट रखा जाए और वहां से लगातार मैसेज लिए जाएं कि कौन एंट्री करने की कोशिश कर रहा है। जबकि जितने भी मुस्लिम आक्रमणकारी आए थे वो ज्यादातर इस रास्ते से आ रहे थे, चाहे गजनविद के छोटे कमांडर ही क्यों ना हो, उन्होंने भी छोटे मोटे छापामार युद्ध किए, अचानक हमले किए, तो इसी रास्ते से आके किए। लेकिन फिर भी इतनी लापरवाही दिखाई गई हमारे राजपूत राजाओं की तरफ से वहां पे उस समय पे, क्योंकि यहाँ पे क्या था ना, चालुक्य, प्रतिहार, ये आपस में ही लड़ रहे हैं, राजपूत आपस में लड़ रहे हैं, इनकी अपनी लड़ाइयां पूरी नहीं हो रही थी। तो जो एक ऐसा रास्ता था, ये एंट्री गेट जो था ना, वो ऐसा छोड़ रखा था, बिल्कुल लापरवाही थी वहां पे। तो इसीलिए यहाँ पे किसी का ध्यान नहीं था, तो वही गजनवीद की तरफ से उनके कभी किसी का कमांडर, कभी किसी का कमांडर, वो यहां तक राज कर रहे थे, मुल्तान में, उच्च में, पेशावर में। लेकिन वो जो राजपूत राजा, कोई जो मैं आपको बता रहा था ना कि मूलराज सेकंड कई बार मुल्तान में पढ़ा देते, लेकिन वो यहाँ नहीं थे, वो चालुक्य वंश है। चालुक्य वंश कहाँ पे था उस टाइम पे? बहुत सारा इलाका, तो जैसे गुजरात का पाटन था ना, गुजरात का पाटन का क्षेत्र था, राजस्थान के माउंट आबू तक, आबू इलाका, माउंट आबू, तो ये एक एरिया बनता था यहाँ पे। मूलराज, राजा मूलराज उस टाइम पे बहुत यंग एज के ही थे वो, मूलराज सेकंड, और इनकी जो मदर थी ना, उन्होंने मदद की थी इस युद्ध में, वो साथ रही थी एक तरह से, ऐसा बताया जाता है। तो ये जो मूलराज सेकंड हैं, ये मुल्तान के किंग नहीं थे, ये चालुक्य वंश के थे। गुजरात और राजस्थान के हिस्सों को मिला के इनका अपना एक साम्राज्य था, और यहाँ पे हमला इसने बाद में किया था। और कई टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, बता देते हैं, तो वो गलत बता रहे हैं वहां पे, तो कि भाई मूलराज सेकंड को आप मुल्तान का किंग बना रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। तो मुल्तान में जब आता है तो करमैथियन शासक थे वहां पे, छोटे छोटे अलग अलग, जैसे मुल्तान में आया 1175 में, तो इसको कैप्चर किया, यहाँ करमैथियन शासक को मारा इसने आके। फिर 1176 में इसने फिर आया, ये इसने उच्च पे कब्जा किया, पेशावर के पास, ठीक। इसने अटैक तो बहुत बार किए हैं, लेकिन इसके जो है ना मेन 5 ही अटैक पढ़ाए जाते हैं, अक्सर एग्जाम में वहां से आता है। तो एक तो पहला आप याद रखो, नंबर 1 ये। फिर ये जो अभी बात की हमने गुजरात की तरफ, 1178, ये 1178 पाटन, पाटन गुजरात, पाटन गुजरात में 1178 में, यहां पे थे मूलराज द्वितीय, मूलराज सेकंड लिख देता हूं। और ये किस वंश के थे? चालुक्य वंश के, सोलंकी बोला जाता है इनको, ठीक है, चालुक्य सोलंकी किंग थे। तो 1175 मुल्तान, करमैथियन शासक मिले इसको, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये जीत जाता है। 1176 में उच्च पेशावर, वहां पे भी करमैथियन शासक ही थे, एक बैठा था, उससे भी जीत जाता है। फिर ये आता है दूसरी तरफ से, फिर ये गुजरात के रास्ते से निकलता है और ये अटैक कर देता है पाटन, गुजरात के पाटन शहर में आके। इसको पता था यहाँ ज्यादा वेल्थ है, ये छोटे मोटे किंग थे, यहाँ पहुंचता है, ये बड़ा अटैक था, और इस बड़े अटैक में इसकी हार होती है, लॉस, यहाँ पे बैटल लॉस्ट, और यहां से बड़ी मुश्किल से ही अपनी जान बचा के भागता है। ऐसा कहा जाता है कि बहुत मुश्किल स्थिति थी। मैं कई मायनों में मोहम्मद गौरी को बहुत लकी मानता हूं, क्योंकि वो कई जगह कई ऐसे युद्ध लड़े उसने, वो मरते मरते बचा, जैसे इस युद्ध में मरते मरते बचा था, और वो किसी तरह से वापस चला जाता है। तो ये तो वो युद्ध है, जैसे एक आपको ये पक्का याद करना पड़ेगा 1175, क्योंकि उसका डेब्यू हुआ था, कैसे शुरुआत करता है 1175 से। फिर ये याद करना है इसमें, क्योंकि वो हारता है। 5 जो मुख्य लड़ाइयां हैं उन्हीं को आपको याद करना है। 1175 मुल्तान पाकिस्तान, करमैथियन शासकों के खिलाफ होती है, जीत जाता है। 1178 पाटन गुजरात में मूलराज सेकंड किंग थे, उनसे लड़ाई होती है। हालांकि बहुत ही कम एज के थे उस टाइम पे, इनके पिताजी की जस्ट मृत्यु हुई थी। और इनके बाद जिसने शासन किया वो थे भीमदेव, भीमदेव सेकंड। और बाद में भीमदेव सेकंड ने किससे लड़ाई की? मोहम्मद गौरी के ही एक छोड़े हुए यहाँ पे दास
एक कमांडर जिसने कि बाद में इंडिया का चार्ज ले लिया था उसके साथ, लेकिन वो बाद में होते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे, अभी याद रखेंगे ये। और मैंने वो नाम क्यों लिखा, क्योंकि बहुत से टीचर आपको ये बताते 1178 में गुजरात में जो अटैक हुआ उसमें भीमदेव से लड़ाई नहीं, भीमदेव से लड़ाई बाद में हुई थी, क्योंकि मूलराज का बेटा था भीमदेव। और पहले कहाँ से हो जाएगी, बेटे से पहले हो जाएगी, बाप से बाद में हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। बाप को कोई मुल्तान में भेजे हुए है। हिस्ट्री बहुत ही ध्यान से पढ़ने की चीज है, एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से समझो, और थोड़ा सा दाएं बाएं होते ही फिर वो चेंज होने लग जाता है, कई तो क्योंकि नाम ही एक जैसे होते हैं। तो इसके बाद ये आता है 1191 में। कब? 1191 में। इसने देखा यहां से तो हार हुई, इसने देखो 1186 आते आते इसने क्या किया था, इसने लाहौर, पेशावर, सिंध सबको जीत लिया था। इसका अब टारगेट क्या था, अब इसकी जो सीमाएं थी, ये जो सीमाएं थी ऊपर पाकिस्तान वाले हिस्से, ये टच होने लगी थी किससे? भटिंडा। अब भटिंडा पे इसने दावा ठोका, कहां? भटिंडा के किले पे। भटिंडा पे जब दावा ठोका तो वहां पे इसकी ये जो टेरिटरी थी ये लगती थी किसकी उस टाइम पे? पृथ्वीराज चौहान। कौन? पृथ्वीराज चौहान थर्ड, ये भी याद रखना, पृथ्वीराज चौहान थर्ड के साथ अब इसकी टक्कर होनी तय थी। इधर पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने अपने आसपास के राजपूत कमांडर्स को और कई राजाओं को जीतकर अपना शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित कर लिया था, और दूसरी तरफ विस्तारवादी नीति किसकी थी? मोहम्मद गोरी की। तो एक विस्तारवादी हमारे यहाँ चौहान साहब, पृथ्वीराज चौहान थर्ड, एक विस्तारवादी वहां वो मुस्लिम आक्रमणकारी, क्या नाम? मोहम्मद गोरी, जिसको दो और किन नामों से जाना जाता है कमेंट बॉक्स में करके बताओ, ये लायक है। वो है 1191। भटिंडा पे जब दावा करता है तो पृथ्वीराज चौहान वहां से अपना दावा पेश करता है कि ये असंभव है, मेरे होते हुए भटिंडा को नहीं जीत पाओगे। तो ये युद्ध तय हो जाता है इन दोनों के बीच। अब गौरी वर्सेस चौहान ये तय हो चुका था। अब जगह कौन सी डिसाइड हुई, कहां युद्ध होगा? ये तराइन। कहां पे? तराइन में। तराइन आजकल कहां है? करनाल से 20 किलोमीटर आगे तरावड़ी है, ठीक है, तरावड़ी। तरावड़ी अभी भी एक स्टेशन भी है शायद, रेलवे स्टेशन। तो तरावड़ी करनाल के पास है, हरियाणा में। यहां ये युद्ध हुआ तराइन में। उस समय पे इसका नाम तराइन था। उसके बाद एक बार इसका नाम बदल के कोई मुस्लिम नेम भी रखा गया, लेकिन बाद में फिर वापस चेंज करके इसको तराइन, पहले तराइन फिर एक मुस्लिम नाम, फिर वो वापस बदल के तरावड़ी कर दिया गया। तो तरावड़ी में ये युद्ध होना था, 1191 की बात है। और इसका ये एक तरह से जिनकी इसके जिन आक्रमणों की बड़ी चर्चा की जाती, 5 आक्रमणों की, उसमें ये थर्ड था। हमने बाकी पढ़ लिए ना, बाकी पढ़े, एक बार रिवीजन कर लें। एक तो 1175 में कहां पे? मुल्तान, याद हो गया होगा साथ साथ। 1178 में फिर कहां पे? पाटन, गुजरात। अब 1191 में कहां? तराइन में आ गया। इसके बाद 1192 फिर से तराइन में आएगा ये। फिर इसके बाद 1194। तो याद रखना है आपको, ये इसके 5 युद्ध हैं जो इसने लड़े, जो आक्रमण किए 5, और 5 जो बहुत मशहूर हुए। अब इनको बारी बारी पढ़ते जाएंगे। और इसमें क्या देखो, कई बार हम पढ़ते हैं ना मुस्लिम रूलर्स के बारे में, एक बात बहुत अजीब लगती है हमें वैसे कि भाई ये निर्दयता है। कैसे कि ये जो है ना थ्रोन के लिए, सिंहासन के लिए ये लोग क्या करते हैं, हमने ज्यादातर को पढ़ा ना, आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, उसमें पढ़ा होगा कि भाई भाई का दुश्मन हो जाता है। मुगलों में भी हमने देखा, एक बेटा अपने पिता को कैद कर लेता है खुद गद्दी पर बैठने के लिए, अपने सगे भाइयों को मरवा देता है। लेकिन यहां अगर देखा जाए तो ये इनको, वही नाम लिख देता हूं इसका बचपन वाला एक बार, ताकि आपको याद भी हो जाए। शहाबुद्दीन गोरी और इसका भाई गयासुद्दीन गोरी, इनमें देखो ना आप कितना प्यार है, बहुत प्यार है। गयासुद्दीन गोरी को शहाबुद्दीन गोरी यानी मोहम्मद गोरी अपने भाई को वहां सिंहासन दे के आता है कि भाई चल तू बैठ यहाँ पे राज कर, मैं आगे तक विस्तार करके आता हूँ, खूब पैसे कमाएंगे। तो यहाँ थोड़ा इनके मामले में डिफरेंट है, तो थोड़ा नेचर आपको दिखता होगा इसमें कि शहाबुद्दीन गोरी क्या चीज था। अब इसके अलावा देखो यहाँ पे भी देखो, यहाँ हिंदुओं में तो खैर था ही ऐसा, जैसे पृथ्वीराज चौहान, चौहानों में कौन? पृथ्वीराज और इंद्रराज।
पृथ्वीराज चौहान कौन? पृथ्वीराज, ये पृथ्वीराज का भाई था। ठीक है, तो जो ये युद्ध होता है ना, इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की यानी शहाबुद्दीन गोरी की बहुत बुरी हार हो है। कौन जीतता है? पृथ्वीराज चौहान। और ऐसा कहा जाता है कि गोविंद राज जो पृथ्वीराज चौहान के छोटे भाई थे, ये बिल्कुल नजदीक पहुंच गए थे इस युद्ध में एकदम से शहाबुद्दीन गोरी के, और इन्होंने भाला मारकर गोरी को बहुत बुरी तरह जख्मी कर दिया था। लेकिन गोरी का ही एक वहां घुड़सवार जो था खलजी, जो कि खलजी था, जैसे ये तुर्क थे ना ऐसे वो खलजी था, उसने क्या किया, इसको अपने किसी तरह से घोड़े पे लेके गोरी को, और वहां से पूरी तेज, वहां से स्पीड से निकला, क्योंकि अगर थोड़ी देर और रह जाता तो उन जख्मों से ही तड़प तड़प के गोरी की वही मौत हो जाती और ये हमेशा के लिए चैप्टर ही बंद हो जाता। लेकिन क्या होता है, आपके इस कहानी का विलेन बच जाता है। मैं इसलिए चैप्टर के शुरू में कह रहा था ये बड़ा लकी था। कैसे? पाटन गुजरात में भी ये ऑलमोस्ट मर ही गया था, ये वहां से भागा है। देखो कितना पिट रहा है, मर रहा है, बिल्कुल मौत के मुंह से बच के निकल के आ रहा है बड़ी मुश्किल से, लेकिन फिर हमला कर रहा है। तो ये लगन देखो इस बंदे की, ऐसी लगन आप भी रखो पढ़ने में, ठीक है ना। तो इसकी लगन देखो, इसे जीतने की कितनी लगन थी। खलजी एक खलजी सिपह सालार इसका, ठीक है, यानी कि इसकी सेना में ही वो इसको फटाफट से संभालता है और लेके निकल जाता है। कहा जाता है कि थोड़ा सा पीछा करने की कोशिश की थी, लेकिन पृथ्वीराज ने फिर रोक दिया अपने सेना को कि कोई बात नहीं, जब वो भाग ही रहा तो भागते पे क्या हमला करना, जाने दो। अब वो चला गया। अब इस पिटाई से बिलबिलाया हुआ, इस पिटाई से बहुत दुखी, अपने जख्मों को सहलाता हुआ कुछ महीनों तक मोहम्मद गोरी अपनी जगह पर पहुंच जाता है वापस, जहां से आया था। थोड़े दिन अपने वहीं रहता है, लेकिन फिर दोबारा से, क्योंकि उसको तो लगन थी भाई, लगन क्या थी, किसी भी तरह से भारत पे कब्जा करना है। अब वो दोबारा से 1192 में आता है। इस बार उसने 1,20,000 की सेना अपने साथ लेके चला वो, ठीक है, जिसमें उसने 20 से 40,000 तीरंदाज रखे जो घोड़ों पर रहते और अटैक करते। तीरंदाज, आर्चर, बिल्कुल निपुण एकदम, और वो फिर से तैयारी करता है। अब ऐसा कहा जाता है कि जब 1191 में पृथ्वीराज चौहान तराइन या तरावड़ी का पहला युद्ध जीत गए, तो क्योंकि वो दिल्ली मेन हमें गए ना, दिल्ली शहर उस टाइम में ढीलिका कहते थे, ढीलिका। चलो ये वर्ड लिख देता हूं आपके लिए, ढीलिका। दिल्ली का क्या नाम था उस टाइम? ढीलिका। वो ढीलिका पे मेन रूल नहीं करते थे, वो रूल कहां से करते थे? अजमेर से, राजस्थान के अजमेर से। और अजमेर का पुराना नाम क्या था उस समय पे? अजमेर भी नहीं था, अजयमेरू। क्या नाम था? अजयमेरू। देखो पुराने नाम लिख दिया मैंने आपके आगे। दिल्ली के लिए ढीलिका, अजमेर का अजयमेरू। तो अजयमेरू पे राज करते थे और यहीं अक्सर रहते थे, वो दिल्ली नहीं रहते थे। तभी मैं आपको बता रहा था ना कि वो उन्होंने पाकिस्तान के जो पेशावर है, उच्च है, मुल्तान है, उस जगह तक ध्यान ही नहीं रखा। वो ज्यादा ध्यान दिल्ली और फिर थोड़ा सा और आगे भटिंडा तक उनका पूरा ध्यान था, उससे आगे उनका ध्यान नहीं था। वहां पे क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं था उनका। बाकी ध्यान फिर अंदर की तरफ था कि जयचंद क्या कर रहा है, दूसरे राजा क्या कर रहे हैं, ठीक है, चालुक्य क्या कर रहे हैं, प्रतिहार क्या कर रहे हैं, तो उनका ध्यान वहां था। अब 1192 आ जाता है, तो उस समय ये तो तैयारी करने में लगा राजा के पिटने के बाद, और ये हो गए निश्चिंत, पृथ्वीराज चौहान हो गए निश्चिंत। इनको लगा कि इतनी बुरी मार खा के और बड़ी मुश्किल से जिसकी जान बची हो, इतना बर्बाद होके कोई यहां से गया है, तो शायद वो अब नहीं आएगा। लेकिन 1192 में पृथ्वीराज चौहान की उस समय अजीब सी मनोस्थिति होगी जब उसको एक लेटर मिलता है। और देखो लेटर भी किन भाई साहब का, जो इतनी बुरी तरह पिट के गया है। उसने लेटर लिखा सामने से कि या तो मेरी गुलामी स्वीकार कर ले, नहीं तो फिर लड़ाई होगी, अब की बार छोड़ूंगा नहीं। तो देखो यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान को बड़ा अजीब लगा, यार अजीब आदमी है, अभी मार खा के गया था और फिर दोबारा से। तो
उसको थोड़ा ये तो पृथ्वीराज चौहान को थोड़ा ये तो भनक पड़ गई थी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है भाई। जो बंदा अभी 1 साल भी ढंग से नहीं हुआ है, पिट के गए हुए, सब कुछ तो बर्बाद हो गया था उसका, और फिर भी वो दोबारा आ गया, तो वो तो फिर ताल ठोक रहा आके। तराइन का वही मैदान, तराइन मतलब फिर मैं दोबारा बता देता हूँ, आपको याद हो जाएगा, हरियाणा के करनाल के पास 20 किलोमीटर तरावड़ी जगह है, रेलवे स्टेशन भी है। और तराइन की जगह पे फिर से वो तो आ गया, तो फिर लेटर लिखने लगा, तो पृथ्वीराज चौहान को लगा भाई, पहले तो उसको मतलब उसके से समझ से ही बाहर होगी बात, यार ये क्या है, कोई मरने वाला था, कुचल दिया था मैंने, रौंद दिया था, कुछ भी नहीं बचा था, किस तरह से आके वो सामने से लेटर लिख के कह रहा है गुलामी स्वीकार कर। कॉन्फिडेंस देखो बंदे का, मोहम्मद गौरी। इसीलिए थोड़ा हटके था ये इंसान, कितनी लगन, कितना डेडिकेशन, कितनी तैयारी की, ये सोया थोड़ी जाके, और चौहान साहब सो गए जाके, ये तो अजमेर में आराम से रहने लग गए थे, इनकी प्रैक्टिस भी नहीं थी। और यही कारण है, मैं क्यों कह रहा हूं कि ये आराम से रहने लगे, इन्होंने ध्यान नहीं दिया। गौरी की आर्मी आई 1,20,000। चौहान ने आसपास के जो छोटे राजपूत कमांडर्स थे उन सबसे कांटेक्ट किया, बहुत से राजाओं से मदद भी मिली, लेकिन जो उस टाइम के चौहान के समकक्ष शक्तिशाली राजा थे ना, वहां से मदद नहीं आई। कौन थे वो थे जयचंद। और ये कोई देखो, इसमें यूं बताया जाता है जयचंद को गद्दार बताया जाता है, इस नाम को ही गद्दार की श्रेणी का काउंट कर लिया गया। लेकिन आप एक बात बताओ, उस टाइम जब सबको अपने अपने किंगडम की परवाह थी, वो उनमें एक यूनिटी थी नहीं, यूनिटी होती तो मोहम्मद बिन कासिम कैसे आ जाता, वो कैसे लूट के चला जाता, अगर यूनिटी होती महमूद गजनवी कैसे लूट के ले जाता, 17 बार आके वो सोमनाथ मंदिर तक को ध्वस्त कर रहा है, कोई नहीं बोलने वाला, जाते जाते बस थोड़ा खोकर जाटों ने थोड़ा मुकाबला किया, नहीं तो कोई नहीं बोल रहे, या अहिलवाड़ के जो शासक थे गुजरात के, कुछ कोशिश उन बेचारों ने की। बाकी इतने शक्तिशाली साम्राज्य भारत में पड़े हैं साउथ इंडिया तक, कोई भी तो नहीं बोला, कोई भी, किसी को कोई मतलब नहीं था। सेनाएं देखो महमूद गजनवी की, जैसलमेर, मुल्तान, वहां के रास्ते से अनाउंस करके जा रही है कि हम सोमनाथ मंदिर को लूटने जा रहे हैं, और हमारी आस्था का प्रतीक, इतने शक्तिशाली सम्राट क्या कर रहे थे, क्योंकि यूनिटी नहीं थी। वही बात, अब जयचंद को ये ब्लेम किया जाता है कि वो गद्दार क्यों था भाई, आपस में जब इनकी बनती ही नहीं कभी, चौहान ने जब कभी उसकी मदद नहीं की तो वो चौहान की क्यों करेगा, और इनमें यूनिटी थी नहीं। एक वो भावना होती है ना देश की, वो देश वाली भावना किसी में भी नहीं थी उस टाइम पे, नहीं तो ये हाल कभी नहीं होता। अब देखो 1,20,000 की सेना, और उधर चौहान ने, जयचंद ही तो नहीं आया ना बस, और तो बहुत सारों ने मदद की, तो यहां चौहान की आर्मी देखो 3 लाख की थी। लेकिन मोहम्मद गौरी एक सीख लेके गया था। पिछली बार क्या हुआ था, ये सेनाएं आमने सामने टकराई थी सीधी, एक दूसरे से बिल्कुल आमने सामने। अब की बार क्या किया, मोहम्मद गौरी एक स्पेशल प्लान के साथ आया हुआ था। इसने अपनी सेना को बांटा 4-5 यूनिट में। तो मोहम्मद गौरी की सेना, गौरी ने अपनी सेना को बांटा 5 अलग अलग यूनिट बना दी। और एक भी, अगर 1,20,000 सैनिक थे ना, तो एक सिंगल सैनिक आप ये नहीं निकाल सकते कि जो अच्छे से एक्सपर्ट ना हो अपने विधा का। और यहां जो 3 लाख थे ना, ये भीड़ थी, इसमें बहुत एक्सपर्ट सैनिकों की तो बहुत कमी थी, इसीलिए ये सेना हावी हो गई। और कुछ तरीका लड़ने का, तो गौरी की सेना क्या थी, 5 यूनिट में बटी हुई थी। अब पृथ्वीराज की सेना इस तरह से कुछ थी, और ऐसे थी गौरी की सेना। गौरी ने अपनी सेना को 5 यूनिट में बांटा, 1 2 3 4, ये तो थे आर्चर। और 5 यूनिट में क्या किया, हाफ को यहां प्लेस किया 5 यूनिट के, और हाफ को यहां बाहर की तरफ। इनको कहा तुम्हें कोई अटैक नहीं करना है, 5 यूनिट के आधे सैनिक उस तरफ आधे इस तरफ, और इनको अटैक ना करने की बोली गई, अटैक इनको करना था। अब ये जो राइट कॉर्नर दिया गया और लेफ्ट कॉर्नर ये दिया गया आर्चर्स को। और वो आर्चर किस तरह से अटैक करते देखना आप, 1 2 3 4, अगर ये 4 घुड़सवार आर्चर है मान लीजिए, तो ये कैसे कर रहे थे, इस आर्चर ने फटाफट, ये एक सर्कल बना के चल रहे थे ऐसे, इस सर्कल में इन्होंने अटैक की शुरुआत की। पहला आर्चर जाएगा, इसने 2 3 4 तीर जितने तेजी से मार सकता था फटाफट मारे, जल्दी से घूम गया,
क्योंकि इसको लोड करने में टाइम लगेगा, लोड करने में टाइम लगेगा। आगे गया, ये आया पूरी फुर्ती से, जब तक ये थोड़ा संभले इसने तेजी से बरसा दिए, फिर ये मुड़ गया, फिर तीसरे का नंबर यहाँ आ गया, उसने तेजी से बरसाए हैं, और फिर इस तरह से ये घूमते रहते थे राउंड में। इस तरह से इनको तो कम हानि हुई और यहां ज्यादा मार पड़ी। ऐसे ही इस पॉइंट से इन्होंने किया, यहां पे भी ऐसे ऐसे सर्कल से चलते रहे लगातार और तीरों की बारिश कर दी। तो ये जो डैमेज हुआ ना, ये डैमेज जबरदस्त हो गया शुरू में ही पृथ्वीराज को। तो पृथ्वीराज की सेना अचंभित थी कि ये कौन सा अटैक है, क्योंकि उस टाइम पे बिल्कुल नया प्रैक्टिकल किया गया था गौरी के द्वारा। इससे पहले इस तरह का मूविंग अटैक कोई भी सेना नहीं करती थी, एक जगह रुक के तीर बरसाए जाते थे, युद्ध होता था। लेकिन ये जो अटैक हुआ, इससे पृथ्वीराज की 3 लाख की सेना भी काफी दिक्कतों में आ गई। अब क्या होता है, पृथ्वीराज की तरफ से आदेश आता है, जल्दी से वो इमीडिएट एक्शन लेते हैं कि भाई इससे तो अभी तुरंत हार जाएंगे हम, थोड़ी देर लगेगी। तो अब वो क्या करता है, वो ये कहता है अपनी सेना को, दोबारा से मैं बना देता हूं ताकि आपके समझ में सही से आता रहे। तो ये कहता है ये जो घुड़सवार है ना, ये जो बार बार आ रहे, आप इनका पीछा करो। अब क्या होता है, पीछा करते करते ये तो वापस यहीं रुक जाते हैं आके, और ये जो डिवीजन थी ना उठ के, ये डिवीजन उठ के आगे तेजी से बढ़ती है। बेशक हाथी थे इसमें, लेकिन स्पीड बढ़ाते हैं ये, और ये डिवीजन यहां आगे आ जाती है लड़ने। लेकिन अटैक वही बहुत जबरदस्त था। गौरी के मैंने बताया सैनिक बहुत दक्ष थे। और एक और बात क्या हुई थी, पृथ्वीराज के बारे में गौरी को यह बात पता चल गई थी। सूत्रों में एक कहा जाता है कि जयचंद के हवाले से पता लगा था, लेकिन पता नहीं जैसे जैसे भी पता चला हो कि पृथ्वीराज जो है वो एक तो डान और एक डस्क इसको फॉलो करता है, और ये इंडियन रूलर्स की खासियत है। यानी कि सूर्योदय, डान मतलब सूर्योदय और डस्क सूर्यास्त। आपने महाभारत में देखा था ना कि किस तरह से सूर्योदय होने पर शंख बजा के तब शुरू होता था युद्ध, और जैसे सन सेट हो जाता तो युद्ध रोक दिया जाता। तो पृथ्वीराज उसको फॉलो करता था। गौरी के लिए कोई मतलब नहीं रखती थी ये चीजें। तो पहले जो अटैक हुआ है ना, जो 1192 में तराइन का, तरावड़ी का जो दूसरा युद्ध हुआ, तो पहला अटैक तो पृथ्वीराज चौहान जब नींद में थे, सोए हुए थे, बल्कि नींद में थे, सोए हुए थे, और इसकी सैनिक भी सोए पड़े थे, तब जाके अटैक कर दिया था। एक अटैक तो दिन निकलने से पहले ही टूट पड़ा था इन पे गौरी। तो बहुत सा नुकसान तो वहां पे भी हो गया था, किसी तरह से ये उससे संभले थे। अब फिर देखा ये अटैक, ये क्या रोटेशन से आ रहे हैं, बार बार तेज तीर बरसा रहे हैं, और बिल्कुल एक्यूरेट निशाने हैं, और एक बार में कई कई तीर मार रहे हैं। तो बहुत ही एक्सपर्ट सेना थी। तो अब ये क्या करता है, अपने इस डिवीजन को आगे बढ़ाता है। ये डिवीजन आगे बढ़ी तो फिर यहां से ये डिवीजन भी आगे आ गई, ये आगे। अब ये क्या करता है, ये तो आपस में उलझ जाते हैं। गौरी इसको तेज बढ़ाता है अपनी इस बीच वाली डिवीजन को, और ये क्योंकि आगे बढ़ने का आदेश था, तो ये भी घूम के आ जाती है, ये इनकी 2 और यहां से इसकी 1 डिवीजन। मुकाबला जबरदस्त शुरू हो जाता है। एक तरफ सेना ऐसी नहीं थी जो बिल्कुल ट्रेंड हो, लेकिन ये वेल ट्रेंड सेना थी, तो ये भारी पड़ रही थी उस पर। अब ये जो है ना, इसका काम आसान हो गया। ये जो स्पेयर थे, ये सारे सैनिक, इनको बोला गया तुम वहां पहुंचो। अब पृथ्वीराज यहां खड़ा है, गौरी यहां है। अब ये जो सैनिक थे, इन्होंने अटैक, चलते हुए अटैक मारे, ऐसे पीछे से इन पे अटैक करते रहे, और फिर मेन वहां पे। अब ये सैनिक भी, ये जो हाफ यहां थे, ये तेजी से मूव हुए पृथ्वीराज की तरफ, और यहां से इन्होंने बौछार कर दी इन पे भी तीरों की। तो एक तो इनको सामने लड़ना, इनसे भी लड़ना, उधर से भी तीर आ रहे हैं, इधर से भी आ रहे हैं। इतनी बुरी तरह से पृथ्वीराज की सेना को घेर लिया कि अंत में फिर ये इजीली पृथ्वीराज तक पहुंच गए और उसको कैद कर लिया। आई होप कि आपके समझ में आ रहा होगा ये जो टैक्टिक्स मोहम्मद गौरी ने लगाई, क्योंकि मोहम्मद गौरी की सेना सिर्फ 1,20,000 की थी, और दूसरी तरफ सेना जो थी 3 लाख के लगभग थी, जिसमें 3,000 हाथी भी थे। और फिर भी ये मुकाबला गौरी के पक्ष में क्यों गया, मैंने वो आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश की। और अब आप देखो 1192 में ये क्या करता है, इसने किसको पकड़ लिया, पृथ्वीराज को। पृथ्वीराज चौहान थर्ड, तराइन का दूसरा युद्ध, तराइन हरियाणा का तरावड़ी करनाल के पास, ठीक है, यहां पे युद्ध हुआ
पृथ्वीराज चौहान को अरेस्ट कर लिया, इजीली जीत लिया। बहुत बड़ा अपमान हुआ ये राजपूत शक्ति का उस समय पे, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि 3 लाख की सेना के साथ पृथ्वीराज लड़ेंगे और 1,20,000 की एक सेना और एक ऐसा शासक क्या उस टाइम पे तो शासक था ही नहीं, उसका भाई था शासक। तो एक ऐसा कमांडर जो 1 साल पहले इतनी बुरी तरह हार के गया है और वो जीत जाएगा, किसी ने भी नहीं अंदाजा लगाया था। तो ये क्या होता है, 1192 में पृथ्वीराज चौहान पकड़ा जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बनता है, आपने कई जगह ये कहानी सुनी होगी, पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया, फिर उसको वहां गजनी ले गया अपने साथ अफगानिस्तान, और फिर वहां पे पृथ्वीराज चौहान ने शब्द भेदी बाण मार के, क्योंकि इसकी आंखें निकाल ली थी पृथ्वीराज चौहान की, और भाई शब्द भेदी बाण मार के पृथ्वीराज चौहान ने उसका भी काम तमाम कर दिया मोहम्मद गोरी का। लेकिन इस सारा सिस्टम जो है, ये सारी बातें जो हैं, ये सिर्फ काल्पनिक है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अक्सर कहा जाता है कि ये कहाँ से पता लगती है, ये बात जो कहानी अभी मैंने सुनाई कि इसने शब्द भेदी बाण मार दिया था, पृथ्वीराज रासो, ये एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है। तो पृथ्वीराज रासो से पता लगता है ये। और इस पे क्वेश्चन क्या आता, मैंने क्यों नाम लिखा है, क्योंकि वैसे तो इसमें बाकी चीजें हैं जो बिल्कुल भी उनके तथ्य सही नहीं है, क्योंकि उस समय ना इसमें जो पृथ्वीराज चौहान की मदर का जो विवरण है ना, मदर का नाम भी इसमें पता नहीं क्या बता रखा है, जबकि असली में इनकी माता जी का नाम था कर्पूरी देवी। और ऐसा क्यों मैं बता रहा हूँ कर्पूरी देवी, और उसमें अलग क्यों है, क्योंकि कर्पूरी देवी शिलालेख जो होते हैं ना, अभी भी हिस्टोरिकल जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनमें शिलालेख कई जगह मिलते हैं, तो वहां पे साफ साफ जिक्र है कि पृथ्वीराज चौहान थर्ड की मदर जो थी वो कर्पूरी देवी था। इसमें तो मदर का नाम भी पता नहीं क्या बता रखा है। और इसमें जितने भी ईयर बता रखे हैं, जितने भी ईयर, वो सारे कहीं भी हिस्ट्री से मैच नहीं खाते। कौन सी हिस्ट्री से, एक तो जो शिलालेखों में भारत में ही हमें मिलती है, दूसरी जो जितने और भी समकालीन जितने भी राइटर हुए, चाहे वो इंडियन थे, मतलब बाद में हिस्टोरियन जो हुए जिन्होंने लिखा पृथ्वीराज चौहान के बारे में, तो कहीं से भी पृथ्वीराज रासो में क्या है कि ना तो जगह मैच होती है कहीं भी, ठीक है, और ना पृथ्वीराज चौहान की जो पर्सनल जो पारिवारिक जीवन था ना वो मैच होता है, उससे मैच नहीं होता। तीसरा जो लैंग्वेज है, भाषा पे आपत्ति लोगों को बहुत है, क्योंकि उस समय ये कह रहे हैं चंद्रबरदाई ने लिखा था, चंद्रबरदाई बोला जाता है, चंद्रबरदाई ये बोला जाता है, इसके दरबारी कवि थे पृथ्वीराज चौहान के, लेकिन किसी शिलालेख में नहीं मिला हमें कि चंद्रबरदाई का नाम मिला हो। तो चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो लिख रहे हैं, तो इसकी भाषा उस समय पे, उस समय तक क्या था, मुस्लिम आक्रांत था, इतने ज्यादा थोड़ी कि यहाँ पे लिटरेचर पहले ही इनका कोई लिटरेचर नहीं आया था जब तक कि बहुत भारी भरकम कोई लिटरेचर यहाँ पे सबने पढ़ लिया था। तो ये जो चंद्रबरदाई है ना, चंद्रबरदाई इसने पृथ्वीराज रासो लिखा, तो इसमें अरबी फारसी बहुत ज्यादा यूज की गई है, अरबी फारसी। और ऐसा, और ये कहा जाता है ना चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो के साथ ही थे और तभी लिखा था, तो तब अगर लिखा था तो चंद्रबरदाई ने अगर ये लिखा तो ये अरबी फारसी का यूज थोड़ी करेगा, ये तो हिंदी संस्कृत पाली इन भाषाओं का ही तो यूज करेगा, प्राकृत अगर बहुत पुराना तो प्राकृत भाषा हो जाए, लेकिन ये तो नहीं हो सकता ना अरबी फारसी का यूज। तो एक लैंग्वेज जो है ना वो थोड़ी मॉडर्न है, जैसे 200-300 साल बाद जो किताबें बननी शुरू हुई, जो भाषा शैली आई, वो भाषा शैली चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो में लिखी है। और इसकी ये कहानी है जिसपे अक्षय कुमार की फिल्म भी बनी थी, और वो फिल्म पिट गई, वो इसलिए पिट गई क्योंकि इतिहास इसमें थोड़ा सा गलत तरीके से पेश था। पृथ्वीराज चौहान को अरेस्ट किया था और फिर कुछ समय के लिए अजमेर का शासन भी दे दिया गया। अजमेर में कुछ ही टाइम रूल कर पाया था, कुछ ही महीने छोड़ा था। फिर मोहम्मद गोरी ने क्या किया, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान पे एक आरोप लगाया कि ये हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, और तब इसकी हत्या की, ठीक है, तब पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी गई। वो तो बहाना लेना था, मारना तो था ही, वो तो दुश्मन था, तो माना था इन्होंने दुश्मन कि भाई यही सबसे बड़ा एक रोड़ा था भारत की एंट्री में, जो अड़ के खड़ा हो गया था मोहम्मद गोरी के खिलाफ। तो यहाँ पे क्या ना एक षड्यंत्र का अजमेर, अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि अजमेर में रूल करने दिया गया, आप कहोगे कि भाई पृथ्वीराज रासो ही सही हो, क्या पता लेके गया हो साथ में। तो भाई अगर पृथ्वीराज रासो सही है और पृथ्वीराज चौहान को लेके गए थे, तो भाई साथ में चंद्रबरदाई भी गया था उसमें, तो फिर ऐसे ही कथा है। चंद्रबरदाई ने कब लिख दिया, क्योंकि चंद्रबरदाई तो ये तो वहां तो कहानी ये है कि चंद्रबरदाई जैसे ही वो तीर मारता है, मोहम्मद गोरी की मृत्यु होती है, तो पृथ्वीराज चौहान चंद्रबरदाई को मार देता है और चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान को एक दूसरे को मार देते हैं। तो फिर ये कब भाषा लिख दी भाई इसने, कब इसने इतना बड़ा ग्रंथ, इतना बड़ा डॉक्यूमेंट तैयार कर दिया, क्योंकि तो इसके जो है
इस तराइन के युद्ध के तुरंत बाद पृथ्वीराज चौहान को वहां से पकड़ के ले जाया गया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए शासन करने दिया गया था अजमेर पे। और वो क्यों कह रहा हूं, क्योंकि उस टाइम पे सिक्के हैं मोहम्मद गोरी के समय के, जब मोहम्मद गोरी ने तराइन का सेकंड बैटल जीता, उसके बाद के सिक्के हैं। उन सिक्कों पे एक तरफ तो पृथ्वीराज चौहान की फोटो है और दूसरी तरफ गोरी की फोटो है। इससे पता लगता है, देखो रूल चलाने दिया, रहने दिया, तभी तो भाई गोरी ने सिक्के बनवाए और एक तरफ खुद को लगवा रहा है, दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान को लगवा रहा है, तो रेस्पेक्ट तो दे ही रहा है, यानी कि छोड़ा तो गया ही होगा, तभी तो सिक्के हैं। और वो सिक्के तो अभी भी हैं, म्यूजियम में हैं। और इसके अलावा मोहम्मद गोरी ने एक चीज और क्या की, अपने टाइम के सिक्कों पे क्या किया, ना सिर्फ भारत में यहाँ पे जब उसका रूल रहा, ना सिर्फ भारत में, बल्कि वापस गया ना गजनी में, घोर में, अपने वहां पे भी जितने भी कॉइन बनवाए उन सब पे मां लक्ष्मी की फोटो लगवाई इसने। तो गजनी, एक क्वेश्चन क्या आता है, ऐसा कौन सा शासक था जिसने अपने समय के सिक्कों पर लक्ष्मी मां, धन की देवी मां लक्ष्मी को अंकित कराया? तो क्योंकि ये मुस्लिम था, तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन देखेंगे तो आप किसी हिंदू किंग पे लगा देंगे। आप पृथ्वीराज चौहान अगर ऑप्शन देते तो आप इस पे भी लगा सकते हो, ठीक है, कोई और देंगे उस पर लगा दोगे। लेकिन अगर ये ऑप्शन होता आप छोड़ दोगे, आपको लगेगा ये थोड़ी होगा। लेकिन ये था भाई, इसी ने रखवाई थी। इसके टाइम के दो टाइप के सिक्के थे, एक में इसने मां लक्ष्मी को रखा था और दूसरी तरफ इसमें बैल होता था। और एक तरफ एक सिक्के ऐसे थे, एक प्रकार के सिक्के ऐसे जिसमें एक तरफ पृथ्वीराज चौहान, दूसरी तरफ गोरी की फोटो थी। अब देखो 1192 के जिस युद्ध के लिए, तराइन के दूसरे युद्ध के लिए, तरावड़ी के दूसरे युद्ध के लिए पृथ्वीराज चौहान ने कांटेक्ट किया था अपने पड़ोस के एक राजा, किससे, जयचंद। और जयचंद उस टाइम पे कहां के राजा थे, कन्नौज। कहां के किंग होते थे वो, कन्नौज के। तो अब 1192 में पृथ्वीराज चौहान को अरेस्ट कर लिया गया, पकड़ लिया गया, उसके साम्राज्य को खत्म कर दिया गया, किसके द्वारा, मोहम्मद गोरी द्वारा। और फिर वो वापस चला जाता है उसको जीतने के बाद। अब 1194 आ जाता है। अब 1194 में मोहम्मद गोरी, क्योंकि अब तो भाई बहुत कॉन्फिडेंट था, जब तो पिट के गया था तब भी लेटर डाल रहा था, तो अब तो जीता हुआ था, अब तो लेटर जाना ही जाना था। तो मोहम्मद गोरी ने अब की बार जयचंद को पैगाम भिजवाया, भाई या तो अधीनता स्वीकार कर ले और नहीं तो तैयार हो जा मरने के लिए। अब जयचंद को बड़ा गुस्सा आया कि अच्छा तूने मारा होगा पृथ्वीराज चौहान को, हम वो चीज नहीं, हम अलग हैं। तो दुआ चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध क्वेश्चन आता है, किसके बीच लड़ा गया, कन्नौज के राजा जयचंद, कन्नौज के राजा जयचंद वर्सेस मोहम्मद गोरी। कन्नौज के राजा जयचंद और मोहम्मद गोरी। मैंने लेसन के स्टार्ट में बताया था, मोहम्मद गोरी को मैं बहुत बहुत लकी आदमी मानता हूं। क्यों लकी मानता हूं, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, आपको ध्यान हो जाएगी। जब इसने 1178 में अटैक किया, किस पे, पाटन गुजरात पे, मूलराज सेकंड वहां किंग थे, उनकी मदर भी उसको वहां पे असिस्ट कर रही थी, ठीक है, उस युद्ध में। तो वहां पे एक बहुत ही खतरनाक चोट लगी थी इसे, तब ये किसी तरह तब भी बच के पहुंच गया। फिर इसके बाद 1191 में गोविंदराज, तराइन का पहला युद्ध, पृथ्वीराज चौहान का भाई गोविंदराज के हमले से, भाले से हमला किया था, लगभग मर गया होता। एक खलजी सिपह सालार इसको वहां से भी लाद के लेके भगा ले गया। अब देखो 2 बार ये मौत के मुंह से निकल चुका था। तीसरी बार जब कन्नौज के राजा जयचंद से युद्ध हो रहा था ना, तो मैंने आपको बताया ना मोहम्मद गोरी की सेना की ताकत कौन थे, इसके आर्चर, तीरंदाज असली जान थे। सेकंड जो तराइन वॉर थी, तीरंदाजों ने जिता दी थी। किस तरह से अटैक किया, राइट से, लेफ्ट से, और किस तरह उनको अंदर आने दिया। 5 यूनिट तैयार थी, उसने पीछे से ऐसा हमला किया कि वो सह नहीं पाए पृथ्वीराज चौहान के सैनिक। अब देखो इन्हीं तीरंदाजों ने एक और कमाल कर दिया। राजा जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच जो युद्ध हुआ ना, तो राजा जयचंद इस युद्ध को जीतने वाले थे, लगभग तहस नहस कर दिया थे राजा जयचंद ने मोहम्मद गोरी को। और बिल्कुल सही कहा था कि वो पृथ्वीराज चौहान थे, हम राजा जयचंद हैं, आप आओ। तो युद्ध हुआ। अब मोहम्मद गोरी इस युद्ध को हारने वाला था,
औपचारिकताएं लगभग ऐसा लग रहा था शेष है, लेकिन उसी समय क्या होता है, मोहम्मद गोरी के बिल्कुल ट्रेंड तीरंदाजों में से एक तीरंदाज का तीर सीधे गर्दन पे आके लगता है जयचंद की, और जयचंद उस तीर के लगने से मौके पे ही मारा जाता है। और जैसे एक किंग मरता है, सेना में भगदड़ मच जाती है और सेना भाग जाती है। भागती सेना पे मोहम्मद गोरी ने जबरदस्त अटैक करवाया अपनी सेना से, और यह युद्ध मोहम्मद गोरी ने जीत लिया। तो एक बार देखो, तीसरी बार ये कितना लकी है, कहां हार रहा था, कहां एक तीरंदाज के तीर ने वो कमाल कर दिखाया जो मोहम्मद गोरी ने तो उम्मीद शायद छोड़ ही दी थी। अब देखो, ये हम लिख सकते हैं ना 1194। 3 ये केस ऐसे होते हैं जब मोहम्मद गोरी मरते मरते बच गया। पाटन में, गोविंदराज के भाले से तराइन में, ठीक है, और चंदावर में। तो 3 बार ये बचा, और अब इसकी एक तरह से हुकूमत कायम हो जाती है। अब ये क्या करता है, अपने ही एक 1192 के युद्ध में और 1194 के युद्ध में ये अपने एक गुलाम से, इसका एक गुलाम, किसका, मोहम्मद गोरी का एक गुलाम, जिसका नाम क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या, कुतुबुद्दीन ऐबक। उसकी वीरता से बड़ा प्रभावित हुआ कि वो तराइन के दूसरे युद्ध में बहुत जबरदस्त लड़ा था। इसे देखा आपने, इस गुलाम की वीरता को। चंदावर के युद्ध में उसकी वीरता को देखा। तो इसके बाद बड़ा खुश होता है मोहम्मद गोरी इसकी वीरता से, और अपने इस गुलाम को यहां पे छोड़ देता है कि जो भारत का कमांडर होगा ना, वो तू ही होगा। भारत किसके जिम्मे दे दिया, कुतुबुद्दीन ऐबक के। तू यहां संभाल, मैं वापस गजनी जाता हूं। ऐसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ दिया। अब ऐसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगातार जीत जारी रखी और ये धीरे धीरे बिहार तक पहुंच गया। बिहार में क्या हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने कमांडर को भेज रखा था, उसका क्या नाम था, बख्तियार खिलजी। एक और पॉइंट याद रखना, बख्तियार खिलजी। इसने खूब लूट मचाई बंगाल बिहार तक, और बिहार में इसने नालंदा विश्वविद्यालय, उस समय पे था नालंदा विश्वविद्यालय, इसमें इसने आग लगा दी थी बख्तियार खिलजी ने। मोहम्मद गोरी का भी आदेश था कि जला देना जो भी हो वहां पे जो मिले, और कुतुबुद्दीन ऐबक का भी आदेश था। तो क्वेश्चन ये आता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने तहस नहस किया या किसने आग लगाई। कहते हैं कई महीनों तक काला धुआं छाया रहा था आसमान में, कई हफ्तों तक, महीनों तक किताबें जलती रही थी। इतनी लाखों की संख्या में नालंदा विश्वविद्यालय में उस समय पे किताबें थी। तो बख्तियार खिलजी, याद रखना, ये वो कमांडर था जिसने जला दिया था, और बंगाल बिहार का इसी ने चार्ज संभाला था इस एम्पायर को आगे बढ़ाने का, गोरी एम्पायर जो भारत में चला। तो आई होप आपके ये चैप्टर समझ में आया होगा। आपसे विनती है कि आप अपनी किसी नोटबुक में इन नोट्स को बना लें, और 2-3 बार उनको ध्यान से पढ़ेंगे तो मुझे पूरा यकीन है अच्छे से आपको याद हो जाएगा, और किसी भी एग्जाम को आप इजीली इन क्वेश्चंस को टैकल करेंगे। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।